नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AKG स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ प्रश्नों को हल करके दिखाया था, वैसे ही दोस्तों आज फिर हम आपके लिए लाए हैं कुछ प्रश्न जो आपके पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं आज वो कौन से प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे। ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। तो दोस्तों पहले हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसका होने का क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों पहले हम समझते हैं कि प्रतिभाशाली से क्या हमारा तात्पर्य है। प्रतिभाशाली से हमारा तात्पर्य ऐसे बच्चे से है जो कई गुणों से संपन्न है, या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कई प्रकार के आंतरिक गुणों को ही हम उसकी प्रतिभाशालिता कह सकते हैं, या उसके अंदर कई प्रकार की काबिलियत मौजूद है। इसको सरल शब्दों में समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि एक अमीर माता पिता का बच्चा अमीर है तो ये उसमें कोई प्रतिभाशालिता नहीं है, लेकिन अगर एक गरीब का बच्चा अपनी काबिलियत के दम पे अमीर बनता है तो ये उसके अंदर प्रतिभाशालिता कहलाएगी। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न के अनुसार हमारे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सटीक बैठता है। हमारा पहला ऑप्शन है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया से हमारा तात्पर्य यह है कि आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता जो है माता पिता से उनके बच्चों में कई उनके गुण जीनों द्वारा उनको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। और वातावरण तो हम लोग जानते हैं कि जैसा हमारा रहन सहन, हमारी दिनचर्या, हमारे आसपास का माहौल होता है, उसी प्रकार हमारे अंदर कई प्रकार के गुणों का समावेश होता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसके अंदर आनुवांशिकता और वातावरण के बीच हुई एक अंतःक्रिया का भी एक समावेश होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा ये आंसर काफ़ी सटीक बैठता है। अब देखते हैं कि इससे अच्छा आंसर हमारा कोई बाकी तीन ऑप्शन से है या नहीं है। अब हमारा दूसरा ऑप्शन है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। एक संसाधन समृद्ध वातावरण से हमारा तात्पर्य ये है कि एक ऐसा वातावरण जिसके अंदर बच्चे को सभी प्रकार के संसाधन उसके पास मौजूद हों, उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, उसको अपने पढ़ाई के लिए, समझ के लिए, अपनी तैयारी के लिए उसके पास कई प्रकार के संसाधन मौजूद हों। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है। हमारा तीसरा ऑप्शन है, सफल माता पिता। तो सफल माता पिता से हमारा तात्पर्य है कि जैसे हमने पहले बताया था कि अगर कोई अमीर माँ बाप हैं, उनके बच्चे तो अमीर ही कहलाएंगे और उनके पास सब कुछ मौजूद रहेगा। तो उसी प्रकार कोई सफल माता पिता हैं तो उनके बच्चे भी सफल होंगे। हमारा चौथा ऑप्शन है, एक अनुशासित दिनचर्या। एक अनुशासित दिनचर्या से हमारा तात्पर्य ये है कि जैसे किसी बच्चे को हम एक फिक्स टाइम टेबल प्रदान कर दें कि आपको दिन में ये करना है, इस टाइम पढ़ाई करनी है, इस टाइम आपको लंच और डिनर और ये सब करना है। अनुशासित अनुशासन बना हुआ है, इससे कोई दिक्कत ना हो, तो उसका प्रतिभाशाली होना या उसके अंदर विकास होना काफ़ी मायने रखता है। तो ये ऑप्शन भी लगभग सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो बाकी तीन ऑप्शनों का समावेश उसके अंदर हो जाता है। जैसे पहले ऑप्शन में हमने आनुवांशिकता वातावरण की बात की, अंतःक्रिया दोनों का समावेश आता है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी हमारा समावेश कर जाता है क्योंकि दूसरे ऑप्शन में वातावरण की बात की जा रही है। तीसरा ऑप्शन की अगर बात करें, तीसरा ऑप्शन में सफल माता पिता, तो आनुवांशिकता की बात पहले ही की जा चुकी है। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो एक अनुशासित दिनचर्या की बात की गई है। तो चौथा ऑप्शन भी हमारा पहले ऑप्शन में समावेश हो जाता है क्योंकि एक वातावरण और की बात पहले की जा चुकी है। तो इसलिए यहाँ पे हम अगर आंसर की बात करें तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन हमारे पहले ऑप्शन में ही समावेश कर जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है एक। अगला प्रश्न है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, अब एकाधिक बुद्धिमानी क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। जैसा कि शब्द से ही मालूम पड़ रहा है, एकाधिक का मतलब है एक से अधिक, बुद्धिमानी का मतलब बुद्धि। तो इसको अगर हम प्रश्न को ही समझे तो प्रश्न को ही अर्थ निकल रहा है कि एक से अधिक बुद्धि। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हावर्ड गार्डनर ने एक अपना सिद्धांत दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर ने अपनी वर्ष 1983 की पुस्तक
फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में दिया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि सभी लोगों के पास अलग अलग प्रकार का इंटेलिजेंस होता है, यानी सभी के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। मतलब इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि बुद्धि जो होती है कई प्रकार की होती है। तो आप भी जानते होंगे कि आप तरह तरह लोगों को देखिए कि हर प्रकार का, जितने भी लोग होते हैं सबके पास अपना अलग अलग प्रकार का माइंड होता है, सबकी सोच अलग होती है। तो हमारे इस प्रश्न से सीधे सीधे ये निकल के आता है कि बुद्धि जो है कई प्रकार की होती है। अब देखते हैं हमारा ये ऑप्शन कौन सा है। हमारा पहला ऑप्शन है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो ये हमारा प्रश्न का पहला आंसर नहीं है, इसका मतलब पहला आंसर गलत। दूसरा ऑप्शन है हमारा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो यही तो हमारा प्रश्न था। प्रश्न कह रहा था कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है या कई प्रकार की होती है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। और हम तीसरा चौथा भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है पेपर पेंसिल परीक्षा सहायक नहीं है। तो ये तो हमारा किसी प्रकार से भी मैच नहीं कर रहा है। हमारा चौथा ऑप्शन है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन ये भी मैच नहीं कर रहा है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो पहले ही सही हो चुका है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा एकदम सही है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। तो दोस्तों यहाँ पे शब्द आया उभयलिंगी व्यक्तित्व। अब हम पहले समझते हैं कि उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है। उभयलिंगी व्यक्तित्व से हमारा तात्पर्य यह है कि हमारे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, जैसे एक मेल एक फीमेल, यानी एक पुरुष और एक स्त्री। लेकिन आपने देखा होगा कि समाज में एक दो लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के गुण पाए जाते हैं। इनमें कुछ गुण पुरुष के भी होंगे और कुछ गुण स्त्री के भी होंगे। ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं। तो हमारे प्रश्न के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के गुण का समायोजन होता है या दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं। देखते हैं हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं, कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। हमारा पहला ऑप्शन है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ये ऑप्शन काफी हद तक सही बैठ रहा है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं बैठ रहा है हमारे प्रश्न के अनुसार। देखते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि उभयलिंगी व्यक्तित्व का अर्थ जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों का समायोजन हो। तो इस प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन एकदम सटीक बैठ रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या है। हमारा तीसरा ऑप्शन है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन भी किसी भी प्रकार से हमारे प्रश्न से मैच नहीं कर रहा है। दोस्तों हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। अब हम पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में हमारा शब्द आया है संवेग। पहले हम समझते हैं संवेग क्या है। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन, और हिंदी में इसे भावना भी कहते हैं और इंग्लिश में फीलिंग्स भी कहते हैं। संवेग को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी चीज़ को अनुभव करता है तो उसे संवेग कहते हैं, या फीलिंग्स कहते हैं, या भावना कहते हैं। तो देखते हैं कि हमारे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन इस सटीक बैठ रहा है, कौन सा संवेग है। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्मृति। स्मृति यानी मेमोरी। तो मेमोरी तो हमारा एक संवेग नहीं है, क्योंकि ये हमारी किसी प्रकार की इंद्रियों के से अनुभव नहीं करता है। तो मेमोरी तो सबके पास, याददाश्त सभी के पास होती है। देखते हैं ये हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है। हमारा दूसरा ऑप्शन है डर। जो डर है किसी बच्चे के अंदर वो एक संवेग हो सकता है, क्योंकि डर, बच्चा किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को देखता है जिससे वो डर जाता है, या किसी चीज़ को सोचता है तो डर जाता है। तो ये
अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, एक अनुभव उत्पन्न होता है, इसीलिए हम डर को एक संवेग कह सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे अगले ऑप्शन क्या कहते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है ध्यान। तो ध्यान का मतलब है शांत अटेंशन, शांत मुद्रा में रहना, तो ये कोई संवेग नहीं है। हमारा चौथा ऑप्शन है उत्तेजना। उत्तेजना भी एक संवेग नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार की इंद्रियों का इसमें वो प्रयोग नहीं होता है, न किसी प्रकार की भावनाओं से उत्तेजना जुड़ी होती है। इसीलिए हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन दो डर सही है, क्योंकि ये एक संवेग क्वेश्चन है। है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो। तो दोस्तों पहले हम प्रश्न को समझते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न बच्चों से हमारा आशय ऐसे बच्चों से है जो किसी भी चीज़ को एक अलग ही प्रकार की सोच से देखते हैं, या हमें कह सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में वो कई प्रकार से सोचते हैं, नई नई चीज़ों को सोचते हैं, नए नए विचारों को वो उत्पन्न करते हैं। अगर आप उन्हें कोई एक टॉपिक दे दें तो उस टॉपिक में अपने वो विचार अलग अलग कई प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार के बच्चों की पहचान के लिए हमारे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। हमारा पहला ऑप्शन है विकलांग है। तो दोस्तों विकलांग के बारे में हम सभी जानते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हमारे कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक विकलांग होते हैं, जैसे उनके किसी हाथ में कमी है या पैरों में कमी है या उन्हें आँखों में कमी है या सुनने में कमी है। इस प्रकार के बच्चों को विकलांग कहा जाता है। तो ये हमारे प्रश्न के अनुसार शब्द सही नहीं बैठता है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिक है। तो डिसलेक्सिक शब्द का अर्थ क्या है। डिसलेक्सिक शब्द का अर्थ ऐसे बच्चों से है जिन बच्चों को शब्दों को पढ़ने में और समझने में दिक्कत होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अक्षरों में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। उनमें एक ये प्रकार की बीमारी कही गई है जिसमें बच्चे शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के बच्चों को डिसलेक्सिक कहते हैं। तो हमारे प्रश्न के अनुसार ये शब्द भी हमारा सटीक नहीं बैठ रहा है। अब देखते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन है सृजनात्मक है। दोस्तों सृजनात्मक से हमारा आशय ये है कि नई नई चीज़ों का सृजन करना या नए विचारों का सृजन करना। जैसा कि हमने बताया कि बच्चे को आप कोई टॉपिक देंगे तो वो कई प्रकार के नए नए विचारों को उत्पन्न करेंगे। एक ही टॉपिक के लिए उसको कई प्रकार से सोचेंगे, उसको समस्या को अपना हल करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन सृजनात्मक है। ये अलग अलग सोच वाले पैटर्न बच्चों के लिए सटीक बैठता है। देखते हैं हमारा चौथा ऑप्शन क्या है। चौथा ऑप्शन है प्रत्यास्थी हैं। प्रत्यास्थी हैं से के शब्द से हमारा आशय ये है कि ऐसे बच्चे कि जिन बच्चों को आप जितना काम कहेंगे या उनसे ज़बरदस्ती जितना काम करवाएंगे वो उतना ही काम करेंगे, फिर वो अपनी मुद्रा में आ जाएंगे। अगर वो शांत बैठे, आपने उनसे कहा ये काम करिए तो उन्होंने वो काम किया, उसके बाद फिर वो आके बैठ गए। वो अपने हिसाब से या अपने दिमाग से ज़्यादा कुछ सोच कर काम नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा चौथा ऑप्शन भी सही नहीं है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है सृजनात्मक, ये हमारे क्वेश्चन के अनुसार सटीक बैठता है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 सृजनात्मक। आपने अगर सीटेट का एग्ज़ाम पहले कभी दिया है या आपने इसका प्रीवियस पेपर देखा है तो आप देखेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम के हिंदी पोर्शन में 30 में से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ पर निर्भर करते हैं। यानी एक पैराग्राफ दिया होगा, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो वो अगर आप उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए थोड़ा सा भी समझ के साथ ध्यान पूर्वक अगर आप उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उन 15 क्वेश्चंस में आप 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं वो आपके बिना पैराग्राफ के होते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी सिंपल ही होते हैं। बस थोड़ा सा उसमें आपको समझना होता है। इसीलिए आज हम आपके लिए वो क्वेश्चन लाए हैं जो बिना पैराग्राफ के होते हैं। ये क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
तो आइए दोस्तों, कुछ ऐसे ही प्रश्नों के बारे में हम पढ़ते हैं और उनको समझते हैं कि कैसे उनको हल करना है और उनमें किस स्तर पे वो लोग पूछते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। दोस्तों, हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए, प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों को हिंदी भाषा सिखाते हैं तो हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न में पूछा गया है सबसे अधिक जरूरी, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे चारों ऑप्शन लगभग सही होंगे। उसमें से सबसे अधिक जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी है, हमें उस ऑप्शन का चुनाव करना है। ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान देनी है कि प्रश्न के अनुसार कि कह रहा है सबसे अधिक जरूरी, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन लगभग लगभग सही होंगे, लेकिन हमें उनमें से सिर्फ उसी ऑप्शन का चुनाव करना है जो बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। हमारा दूसरा ऑप्शन है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। हमारा तीसरा ऑप्शन है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। हमारा चौथा ऑप्शन है कक्षा में लिखित आकलन। तो दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान यानी जो भाषा का शिक्षक है, जो लैंग्वेज का टीचर है, उसका जो भाषा ज्ञान है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन ये अब देखते हैं कि हमारा दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। हमारा दूसरा ऑप्शन है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। दोस्तों, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होने का मतलब ये है कि कक्षा में जो पुस्तकें बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं वो रंग बिरंगी हों, और उससे क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में आकर्षण बढ़ता है। लेकिन ये भाषा सिखाने के लिए एक उपयुक्त, बहुत ही सटीक नहीं बैठ रहा है। देखते हैं कि हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश से हमारा तात्पर्य ये है कि कक्षा में ऐसा परिवेश होना चाहिए कि हर एक चीज़ प्रिंट हो। यानी कक्षा में आपने देखा होगा कि स्कूलों में दीवालों पे कई प्रकार के चार्ट लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं। काफ़ी कुछ जो है स्कूलों में दीवालों पे स्लोगन्स और काफ़ी कुछ लिखवा दी जाती हैं। और शिक्षक को जो भी बच्चों को पढ़ाना है या किसी प्रकार का कोई उदाहरण देना है तो वो प्रिंट में या लेखन में मौजूद हो। तो इस प्रकार का अगर कक्षा में प्रवेश है तो बच्चे उनको पढ़कर, समझकर, यानी बच्चे हमेशा उनको पढ़ते हैं, देखते हैं, भाषा को समझते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन काफ़ी सटीक बैठ रहा है। कक्षा में लिखित आकलन। लिखित आकलन भी सही है, लेकिन उसमें क्या, बच्चे सिर्फ लिखना ही सीखेंगे। भाषा के लिए पढ़ना और लिखना, समझना हर एक चीज़ जरूरी है। इसीलिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन है कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश, ये बहुत सटीक आंसर है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर तीसरा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश है, ये सही है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न से हमारा तात्पर्य यह है कि बच्चे, देखिए, बच्चे जो जैसा उसका पर्यावरण, जैसे घर का माहौल होता है, जिस प्रकार का रहन सहन होता है, उस प्रकार की बच्चे बोलचाल की भाषा ही सीखते हैं। जैसे जिस लैंग्वेज में उसके परिवार में बात की जाती है, जैसे हम लोग हिंदी में, हमारे घर में लोग बात करते हैं तो हम लोग हिंदी सीखते हैं। जहाँ मराठी बोली जाती है वहाँ पे लोग मराठी बोलते हैं तो उनके बच्चे मराठी ही सीखते हैं। विदेशों में जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है वहाँ के बच्चे अंग्रेजी ही सीखते हैं। इसीलिए भाषा का अनुभव लेकर आते हैं तो बच्चे बोलचाल की भाषा ही वो होती है। तो प्रश्न में कह रहा है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि अब बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर स्कूल आते हैं तो हमें इसको किस प्रकार हैंडल करना है, क्या करना है इसके लिए, ये पूछ रहा है। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। तो दोस्तों, बच्चों को अगर बोलचाल भाषा आती है उनको ना सिखाई जाए तो ये कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि बच्चे बोलचाल की भाषा आते हैं तो उनको सिखाना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। बच्चों की बोलचाल भाषा को सुधारा जाए। तो ये ऑप्शन काफ़ी हद
कुछ हद तक ठीक कह सकते हैं, लेकिन अभी ये देखते हैं कि हमारे अगले ऑप्शनों के मुकाबले ये सही है या नहीं है। हमारा तीसरा ऑप्शन है बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। ये हमारा ऑप्शन काफ़ी सही है, क्योंकि बच्चों का जो भाषाई अनुभव है उसका उचित प्रयोग किया जाए। क्योंकि जो भाषा सीख के आते हैं, जो उनका अनुभव होता है, उसी के हिसाब से अगर उनको पढ़ाई का माहौल दें, उनको सिखाएं समझाएं, तो वो काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। तो इसीलिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, अभी तक 3 ऑप्शन में तो तीसरा ऑप्शन सबसे सटीक बैठ रहा है। हमारा चौथा ऑप्शन है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। कक्षा के बाहर रखा जाए का मतलब ये है कि उनको अपनी बोलचाल की भाषा को कक्षा के अंदर न बोलने दिया जाए। तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर उनको अपनी बोलचाल की भाषा बोलने नहीं दी जाएगी तो वो बच्चे ना तो बोल पाएंगे, ना कुछ पूछ पाएंगे, ना कुछ समझ पाएंगे, इसीलिए वो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही नहीं है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सबसे सही बैठता है। इसीलिए इस प्रश्न का ऑप्शन 3, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, ये एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि भाषा सीखने और सिखाने में बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी सबसे अधिक महत्वपूर्ण। यहाँ पर भी वही बात आती है कि हमारे 4 ऑप्शन हैं, चारों लगभग सही होंगे, लेकिन उनमें से एक सबसे सटीक और सही ऑप्शन होगा जो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन हैं। हमारा पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री और चौथा है बाल साहित्य। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। हमारा पहला ऑप्शन था संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास। अब पहले हम संज्ञानात्मक विकास का अर्थ समझते हैं। संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है, जिससे बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या आता है। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो बच्चों के मानसिक विकास की बात आती है। अब बच्चों का मानसिक विकास हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाषा को बहुत अच्छी तरह से सीख रहा होगा, ठीक है। तो मानसिक विकास से ही भाषा को सीखेगा, लेकिन हमारे प्रश्न के अनुसार ये हमारा पहला ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा है। हमारा देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। हमारा दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। तो सामाजिक अंतःक्रिया से हमारा तात्पर्य यह है कि जब बच्चा समाज में रहता है, समाज के लोगों के साथ उठता है, बैठता है, बोलता है, चलता है, समाज के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलता है, उनसे बातचीत करता है, तो उसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। अब बच्चा समाज में जब रहेगा, सब बच्चों के साथ खेलेगा, बोलेगा, बतलाएगा, तो वो भाषा को ही सीखेगा। जैसे उसके रहन सहन की भाषा होगी उस भाषा को वो सीखेगा। तो हमारा जो ये दूसरा ऑप्शन है ये हमारे प्रश्न के अनुसार काफ़ी सही बैठ रहा है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है। श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है। दृश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना, यानी ऐसी सामग्री जो हम बच्चे देखें और ऐसी सामग्री जो बच्चे सुने। तो इससे भी भाषा का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जो देखेंगे उनको पढ़ेंगे और जो सुनेंगे उससे विकास होगा, लेकिन ये हमारा ऑप्शन काफ़ी सटीक नहीं बैठ रहा है। हमारा चौथा ऑप्शन है बाल साहित्य। अब बच्चों को अगर बाल साहित्य के बारे में पढ़ाया जाए या बाल साहित्य के बारे में समझाया जाए या बाल साहित्य की बात करें तो इससे भी भाषा के सीखने और सिखाने की बात नहीं आती है। तो इसीलिए हमारे इस प्रश्न का जो दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, ये हमारे प्रश्न के अनुसार काफ़ी सटीक बैठ रहा है, क्योंकि
प्रश्न में भाषा सीखने और सिखाने की बात की जा रही है। जो भाषा है, भाषा क्या होता है? भाषा का अर्थ यह है कि हमारे जो बातचीत करने का तरीका है, हमारे जो बातचीत करने का तरीका होता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। हम जैसे शब्दों को बोलते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। इसीलिए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर नंबर 2 सामाजिक अंतःक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे। अब यहाँ पे जो शिक्षक है उसकी बात हो रही है कि जो हिंदी भाषा का शिक्षक है उसका बच्चों के लिए क्या प्रयास कक्षा में होना चाहिए। तो देखते हैं कि हमारा जो 4 ऑप्शन है हमारे वो क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे, मतलब बच्चों की जो भाषा है उसके जो उनको सीखने की, सहजने की जो रचना शक्ति है उसको बढ़ने के अवसर दे, ताकि वो अपनी भाषा को अपना निखार कर सके, भाषा को समझ सके और अपनी भाषा का निखार कर सके। तो हमारा ये ऑप्शन हमारे प्रश्न के अनुसार शिक्षा के लिए सही बैठता है। अब देखते हैं कि इस ऑप्शन के आगे हमारे बाकी 3 ऑप्शन सही बैठते हैं कि नहीं। हमारा दूसरा ऑप्शन है, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि हर बच्चे की एक मातृभाषा होती है। मातृभाषा से हमारा उस भाषा से होता है जो जहाँ वो रहता है उस स्थान पर बोली जाती है। जैसे कई प्रकार की भाषाएं हैं, अलग अलग राज्यों में कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं मराठी, कहीं तेलुगु, कहीं गुजराती। तो ये सब बच्चों की मातृभाषा कहलाएंगी। अब बच्चों को अगर कक्षा में उनकी मातृभाषा के जगह पे सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग अगर बोलने के लिए कहा जाएगा तो उन्हें काफ़ी कठिनाइयाँ आएंगी। आपको हिंदी भाषा को समझाना है, हिंदी भाषा सिखाना है तो उनकी मातृभाषा के अनुसार ही उस चीज़ को समझे, इस प्रकार आपको उन्हें समझाना होगा। इसीलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। देखते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन सही है या नहीं है। हमारा तीसरा ऑप्शन है, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो बच्चों द्वारा जो एक मानक होता है कि इस मानक के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो ये खैर सही है लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि अगर आप एक मानक के तौर पर ही चलेंगे, बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, और कुछ चीज़ अगर हम मानक के अनुसार बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चों को सीखने समझने में अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आपको उनसे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हटकर भी समझाना पड़ेगा। जिस प्रकार बच्चे समझना चाहें उस आपको उस प्रकार समझाना होगा कि बच्चों को, क्योंकि शिक्षक का एक ये मेन उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों की समझ में आए। वो कैसे आ रहा है ये शिक्षक को तय करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा ये तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। हमारा चौथा ऑप्शन है, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ना चाहिए लेकिन भरपूर अवसर दें, यानी सिर्फ उन्हें बाल साहित्य पढ़ने के लिए अवसर प्रदान करते रहें, तो ये भी एक शिक्षक के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कुछ ऑप्शन नंबर 1 पहले सही बैठा था और बाकी हमारे दूसरा, तीसरा, चौथा हमारे प्रश्न के अनुसार सटीक नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए हमारे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, 4 प्रकार के प्रश्न। हमारे प्रश्न का तात्पर्य ये है कि जब शिक्षक कक्षा में कोई टॉपिक पढ़ाता है उसके बाद वो उससे रिलेटेड, उस चीज़ से रिलेटेड कुछ प्रश्न बच्चों से पूछता है, तो बच्चे उसके जवाब देते हैं। जवाब में ही बच्चों की प्रतिक्रियाएं, उनके भाषा किस प्रकार बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों ने क्या पढ़ा है, क्या सीखा, काफ़ी कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। इसी प्रकार के 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से पूछ रहा है कि सबसे कमज़ोर कौन सा है, यानी किस प्रश्न से बच्चों की प्रतिक्रियाएँ बहुत कम आएंगी, वो हमें ऑप्शन ढूंढना है। तो हम देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो।
शिक्षक ने कहा कि केशव सबसे क्या कहता होगा, ये सोचकर केशव के शब्दों में कल्पना करके, यानी बच्चों को सोचने के लिए कहा कि बच्चे अब सोचेंगे कि केशव सबसे क्या कहता होगा। कोई कई प्रकार की बातों को सोचेंगे और फिर उन्हें लिखेंगे। तो ये प्रश्न जो हमारा शिक्षक ने कहा पूछा काफ़ी सही है। तो देखते हैं कि हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है। हमारा दूसरा ऑप्शन है, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। अब यहाँ पे शिक्षक कह रहा है कि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उन्हें किन किन कामों में परेशानी होगी, यानी यहाँ पे भी बच्चे अगर सोचेंगे तो कई चीज़ों को सोचेंगे, वो एक ही चीज़ को नहीं सोचेंगे कि हाँ उसको ये परेशानी होगी। जो भी बच्चा सोचेगा वो 4-5 चीज़ों के बारे में सोचेगा, अपनी जी प्रतिक्रिया देगा कि हाँ सर इला आएगी तो उसे ये प्रॉब्लम होगी, इला आएगी तो हर बच्चा एक अलग अलग प्रकार की चीज़ बताएगा। भले ही एक बच्चा एक ही चीज़ बताए, लेकिन अगर 10 बच्चे हैं तो लगभग 10 अलग अलग चीज़ें बताएंगे, तो यहाँ पे भी कई चीज़ें निकल कर आएंगी। तो हमारा ये भी प्रश्न सही है। देखते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है। हमारा तीसरा ऑप्शन है, अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। अब यहाँ पे शिक्षक ने कहा अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो अब बच्चे जो हैं अपने हर दोस्त से पूछेंगे कि तुम बताओ तुम किस बात से घबराते हो, तुम बताओ किस बात से घबराते हो। तो यहाँ पर भी कई प्रकार की चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। हर बच्चे की अलग प्रतिक्रिया होगी, हर बच्चे का अलग एक डर होता है कि हमको हाँ इस चीज़ से डर लगता है। यहाँ पे भी कई चीज़ें निकल कर आएंगी। तो ये भी हमारा प्रश्न एक शिक्षक के द्वारा पूछा गया प्रश्न सही है। तब देखते हैं कि हमारा चौथा, अब हमारे तीन प्रश्न लगभग तीनों, अब हमारे 3 ऑप्शन लगभग सही हुए। देखते हैं हमारा चौथा ऑप्शन क्या कहता है। हमारा चौथा ऑप्शन है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। अब दोस्तों मान लिया शिक्षक ने ईदगाह कहानी के बारे में बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने पूछा कि ईदगाह में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो लगभग लगभग सारे बच्चों के जवाब सेम होंगे, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर एक ही है। मान लिया अगर हामिद ने एक चीज़ खरीदी, 2 चीज़ खरीदी, या कोई और दूसरा टॉपिक है उसमें अगर कोई दूसरा अगर कैरेक्टर होता उसने 3 चीज़ें खरीदी होती, तो बच्चे भले ही सब अलग अलग बताए लेकिन उन 3 चीज़ों से हटकर कोई चौथी चीज़ बच्चा नहीं बताएगा। इसीलिए जैसा कि प्रश्न में हमारे पूछा गया कि आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं, तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सबसे कमज़ोर सवाल है। ठीक है, इसीलिए हमारे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से पूछा गया है कि हमारा जो है अति महत्वपूर्ण भाषा का कौन सा एक प्रकार है। यानी दोस्तों अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा का अर्थ होता है हमारे बोल चाल का तरीका। हम जिस प्रकार बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। अब ये भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का मतलब तरीका, कौन सा तरीका है जो भाषा का सीखने का और समझने का तरीका है, या हम कह सकते हैं भाषा का सीखने का, भाषा आने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। अब हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन फिर मैं वही समझाऊंगा आपको कि हमारे 4 ऑप्शन सही होंगे, लेकिन हमको सबसे सटीक आंसर निकालना है। हमारा पहला ऑप्शन है सुनना। दोस्तों हम एक चीज़ को अगर अपने घरों में गौर करें तो हमको एक चीज़ समझ में आएगी कि छोटा बच्चा है वही शब्दों का प्रयोग करता है जो हम घर में बोलते हैं। छोटा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो वो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है जिन शब्दों का हम अपने घरों में प्रयोग उसके सामने करते हैं। तो भाषा सीखने का एक कार्य सुनना भी बहुत सही है, क्योंकि जो हम सुनते हैं उसी को हम बोलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन लगभग लगभग ठीक है, लेकिन देखते हैं इससे अच्छा हमारा ऑप्शन क्या है। हमारा दूसरा ऑप्शन है अक्षर ज्ञान। दोस्तों अक्षर ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन भाषा के लिए अगर सिर्फ बोलने की बात करें तो बोलने के लिए अक्षर ज्ञान का होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, ना तो वो पढ़ सकते हैं ना वो लिख सकते हैं, लेकिन अगर उनके बोलने की बात की जाए तो वो बहुत कुछ बोल सकते हैं। इसीलिए अक्षर ज्ञान एक सही शब्द तो है हमारी भाषा के लिए, लेकिन
काफ़ी सटीक नहीं है। अब देखते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, संप्रेषण। अब संप्रेषण का अर्थ क्या है पहले समझते हैं। संप्रेषण का अर्थ होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान से मतलब है कि किसी को कुछ भेजना और वापसी आने, जैसे हम लोग किसी को मैसेज भेजते हैं, हमने किसी को मैसेज को लिख के भेजा, उसने वापसी में हमको मैसेज लिख के भेज दिया। इस प्रकार के आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। जैसे हमने किसी से कोई बातचीत करी, उसका उसने जवाब दिया, फिर हमने उसको, तो बोलचाल आपस में बातचीत करना भी एक संप्रेषण है। तो दोस्तों भाषा सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका तो यही होता ही है जब हम किसी से बातचीत करते हैं। जैसा मैंने बताया कि बच्चे वही चीज़ बोलते हैं जो वो सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें आगे कि बच्चे ने बात सुनी, बोला, फिर हमने उसको कुछ बोला, उसने हमको बोला, तो बच्चे सीखते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन काफ़ी सटीक हमारे प्रश्न के अनुसार बैठ रहा है। देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन क्या है। हमारा अगला ऑप्शन है लेखन। दोस्तों लेखन से अगर हम बात करें तो लेखन से हमारी लेखनी ठीक होती है, हमारे अक्षर ज्ञान को हमको समझ में आती है। लेकिन अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा में हमारी सुधार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन हैं पहला, दूसरा और चौथा, ये हमारे प्रश्न के अनुसार सही नहीं है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है संप्रेषण, ये हमारे प्रश्न के अनुसार सही है। इसीलिए हमारे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 संप्रेषण एकदम सही। हमारा अगला प्रश्न है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। अब दोस्तों पहले हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि सार्थक जो है जब भी कुछ पढ़ता है तो वो कुछ वाक्यों को पुनरावृत्ति से मतलब हमारा होता है कि किसी वाक्य को उसने पढ़ा, फिर उसको दोबारा पढ़ा, या किसी शब्द को एक बार पढ़ा, उसको फिर दोबारा पढ़ा। दोस्तों जनरली अगर आपने भी इस चीज़ को अगर अनुभव किया हो तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसको अगर आप समझ के साथ पढ़ रहे हैं, समझते हुए पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो आपने कोई भी लाइन पढ़ी, आपको समझ में नहीं आई, तो आपने फिर उस लाइन को दोबारा पढ़ी। ठीक है, आप जब उस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं तो आपको उस लाइन का अर्थ समझ में आ जाता है। जब आपको अर्थ समझ में आता है तो आप कभी कभी उस लाइन को तीसरी बार भी पढ़ते हैं, अगर आप उस चीज़ को समझना चाहते हैं तो। दोस्तों इस प्रश्न से हमारा यही तात्पर्य निकल के आ रहा है कि सार्थक जब किसी चीज़ को पढ़ता है, पुनरावृत्ति करता है, तो इसका मतलब यही है कि उस चीज़ को वो समझ के साथ पढ़ रहा है, उसको वो चीज़ समझ में नहीं आई, इसीलिए वो दोबारा पढ़ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सटीक बैठता है। हमारा पहला ऑप्शन है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो दोस्तों वो चीज़ को समझ रहा है तो पढ़ने में, भाई दोबारा पढ़ रहा है तो पढ़ने में समय अधिक लगेगा, या हम ये कहें कि वो धीरे धीरे पढ़ता है, तो ये चीज़ हमारे इस प्रश्न का आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे प्रश्न का आंसर ये है कि उस चीज़ को वो समझता है। तो दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। दोस्तों ऊपर कहा गया है प्रश्न में कि कभी कभी वाक्यों, एक शब्द आया है कभी कभी वाक्यों। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ने में अटक रहे हैं तो आप सिर्फ एक शब्द पे अटकेंगे, पूरे वाक्य पे नहीं अटकेंगे। ठीक है, तो ऊपर प्रश्न में कहा गया है कभी कभी वाक्यों शब्दों की, तो शब्दों को भी वो पुनरावृत्ति करता है और वाक्यों की भी। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, तो अटक अटक कर नहीं पढ़ता है, क्योंकि अगर वो अटकता तो किसी एक शब्द पर अटकता। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम कुछ पढ़ते हैं, बहुत कठिन शब्द आ जाता है तो हम अटक जाते हैं, उसको एक बार में या दो बार में, तीन बार में हम पढ़ पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे प्रश्न के अनुसार ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। देखते हैं हमारा ऑप्शन तीसरा क्या कह रहा है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो दोस्तों जो बात हमने आपको अभी प्रश्न के अनुसार समझाई, वही हमारा ऑप्शन तीसरे में बात निकल कर आई कि वह समझ के साथ, वह हर एक चीज़ को समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, इसीलिए चीज़ों को बार बार पढ़ता है। जो चीज़ उसको समझ में नहीं आती है वो उसी चीज़ को दोबारा पढ़ता है। तो हमारा प्रश्न का ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। तो देख लेते हैं हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर वही बात आती है कि उसे लंबे शब्दों में, क्योंकि हमारे प्रश्न में कह रहा है कभी कभी वाक्यों,
तो अगर उसे लंबे शब्दों में पढ़ने में कठिनाई हो तो उसी शब्द को वो 2 बार में या 3 बार में पढ़ सकता है, लेकिन पूरे वाक्यों को वो नहीं दोबारा पढ़ेगा। इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा तीसरा ऑप्शन हमारे प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, इसीलिए हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया है डिस्ग्राफिया। अब ये डिस्ग्राफिया क्या है? तो दोस्तों डिस्ग्राफिया एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों के अंदर पाई जाती है। अब ये बीमारी क्या है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखने में दिक्कत होती है, उनको पढ़ना आता है, समझना आता है, लेकिन अगर आप उनसे लिखने की बात करें तो वो सही से लिख नहीं पाते हैं। आप उनको पेंसिल पकड़ाने की कोशिश करेंगे तो सही से पेंसिल नहीं पकड़ेंगे, और आप उनसे को लिखने के लिए कुछ कहेंगे तो सही से लिखेंगे नहीं। ठीक है। डिस्ग्राफिया एक खास तरह की सीखने की अक्षमता है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और कॉम्प्रीहेंशन यानी अवधारणात्मक पाठों, शब्दों, वाक्यों, पैराग्राफों को लिखने में बाधित होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ एक समझ में आती है कि जिन बच्चों को लिखने में कठिनाइयाँ होती है उनको एक प्रकार की बीमारी के रूप में कहा गया है, और इस बीमारी को नाम दिया गया है डिस्ग्राफिया। तो देखते हैं कि हमारा डिस्ग्राफिया से कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा पहला ऑप्शन है सुनने, तो ये गलत है। हमारा दूसरा ऑप्शन है बोलने, ये भी गलत है। हमारा तीसरा ऑप्शन है पढ़ने, ये भी गलत है। हमारा चौथा ऑप्शन है लिखने। जैसा हमने आप लोगों को बताया कि डिस्ग्राफिया बीमारी का मुख्य लक्षण होता है कि बच्चों के लिखने में कठिनाई होना, इसीलिए हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन है चौथा, लिखने। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों एक बच्चा जब भाषा सीखता है तो वही भाषा सीखता है जो भाषा सुनता है। वो जिस तरह की भाषा, जिन शब्दों को वो सुनता है उन्हीं शब्दों को वो अपने बोलने में प्रयोग करता है, इसी प्रकार वो भाषा सीखता है। तो देखते हैं कि हमारे प्रश्न कह रहा है कि भाषा सीखने के संदर्भ में, तो देखते हैं कि हमारे सीखने के संदर्भ में हमारे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जन्मजात क्षमता होती है, तो जैसा हमने आपको बताया कि बच्चे जो सुनते हैं वही बच्चे बोलते हैं, इसीलिए बच्चा जन्म से ही सुन सकता है, भले ही वो बोल नहीं सकता है लेकिन जन्म से ही वो सुनना शुरू कर देता है, इसीलिए हम इस ऑप्शन को सही कहेंगे। देखते हैं कि हमारे अगले ऑप्शन क्या कह रहे हैं। हमारा अगला ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो दोस्तों जैसे हमने पहले ऑप्शन में आपको बताया कि बच्चा जन्म से ही सुनना शुरू कर देता है और वो भाषा भले ही नहीं बोल पाए लेकिन उसको चीज़ें सुनने में आती हैं, इसीलिए वो बोल सकता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। देखते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन क्या। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, विद्यालय तो बच्चे तीसरी साल या अपने 5वीं साल में आते हैं, और बच्चे तो लगभग 1 साल के बाद या 1 साल तक ही बोलना धीरे धीरे शुरू कर देते, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। हमारा चौथा ऑप्शन है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो दोस्तों ये तो हम कह सकते हैं कि बच्चे जो सुनते हैं उसी से भाषा सीखते हैं, लेकिन विभिन्न संचार माध्यम तो ये नहीं है। हम लोग जो बच्चे अपने घर में रहते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन जो भी होते हैं घर में उनके सदस्य, उनके द्वारा जो बोले गए शब्द हैं उनसे ही भाषा को सीखते हैं, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं है। हमारा जो पहला ऑप्शन था बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों के भाषा सीखने के संदर्भ में यही कथन बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।